गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म। यस सर। सर जी बेटा। तो आज की क्लास में हमने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा खत्म है। एक मास्टर बजट रह जाएगा, लेकिन मास्टर बजट कॉस्ट शीट के बाद होगा। अभी कॉस्ट शीट वाला चैप्टर हुआ नहीं है आपका, तो बिना उसके सुबह स्टार्ट नहीं करूँगा। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं उसको देख लेते हैं। ये तो मैंने होमवर्क में दिया है 16, 15 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 14 भी होमवर्क में था, 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन में कहता है आपको द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए फैक्ट्री फॉर ईयर इज एज फॉलो। डायरेक्ट वेजेस 80,000 है, मटेरियल 1,20,000, प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड है 40,000 के और वेरिएबल हैं आपके 60,000। ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि आने वाले ईयर में द एवरेज रेट फॉर डायरेक्ट लेबर रेम्यूनरेशन विल फॉल फ्रॉम ₹0.80 पर आवर टू ₹0.75 पर आवर। ओके जी। कह रहा है हमारा जो लेबर का रेट था वो 0.80 पर आवर था, मतलब 1 घंटे का उसको 0.80 की पेमेंट होती थी। अब ये कम होके 0.75 पर आवर हो जाएगा। ठीक है। कहता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी 5% से कम हो जाएगी। ठीक है, इसका क्या वो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। प्राइस पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल एंड सर्विसेज विल विच कंप्राइज ओवरहेड्स विल रिमेन अनचेंज। कह रहा है प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल और बाकी मटेरियल और सर्विसेज का प्राइस सेम रहेगा। प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर will be increased by 33 1/3%. Draw up a production cost plot. ठीक है, कैसे होगा देखना। हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट का मतलब सारी कॉस्ट को हमने ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे आपका वो लेबर हो, चाहे वो आपका ओवरहेड्स हो। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो ये जो हमारे 80,000 की वेजेस हैं, ये 0.80 के रेट पर है, 0.80 के रेट पर है। अब हमारा जो नया रेट होगा वो 0.75 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 80,000 अगर 0.8 के रेट पर है तो इस हिसाब से 0.75 के रेट पे कितना होगा। तो पहला इम्पैक्ट तो वेजेस में ये आएगा कि 80,000 जो कि 0.80 के रेट पे थी, अब वो 0.75 के रेट पे होगी। तो पहला तो हमारा इफेक्ट यहाँ पर आएगा। प्रोडक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी 5% से। ठीक है। देखो आपको ध्यान रखना है एक चीज के बारे में, बात आपको समझनी है। वो क्या कि एफिशिएंसी और वेज रेट दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। एफिशिएंसी और वेज रेट दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो इफेक्टिव वेज रेट कम हो जाता है। आई रिपीट, अगर वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो इफेक्टिव वेज रेट कम हो जाता है। अब ये कैसे होता है? सपोज मान लो हम वर्कर को 1 घंटे के 500 रुपये देते हैं और वो अभी हमें 1 घंटे में 50 यूनिट बना के देता है। ठीक है, 1 घंटे में वो हमें 50 यूनिट बना के देता है। तो हम ये बोलेंगे हमने 500 रुपये पे करे हैं 50 यूनिट के लिए। तो 1 यूनिट के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं हम उसको? 10 रुपीज। 10 रुपये पे कर रहे हैं। लेकिन मान लो वर्कर एफिशिएंट हो गया ओवर द ईयर। अब वो 1 घंटे में 50 यूनिट के बदले हमें 1 घंटे में 100 यूनिट बना के देता है। अगर वर्कर हमें 1 घंटे में 100 यूनिट बना के दे रहा है और हम उसे अभी भी 500 रुपये पे कर रहे हैं, तो 500 डिवाइड बाय 100, अब एक का रेट कितना हो गया? 5 रुपीज। 5 रुपये हो गया ना। तो एफिशिएंसी के बढ़ने से वर्कर का इफेक्टिव वेज रेट कम होता है, ये ध्यान रखना। इसका उल्टा, अगर एफिशिएंसी वर्कर की घट जाती है तो इफेक्टिव वेज रेट बढ़ जाता है।
इसका मतलब वी आर पेइंग मोर फॉर पर यूनिट और वी आर पेइंग मोर ऑन पर आवर बेसिस अगर वर्कर की एफिशिएंसी घट जाती है तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को हम उसका इफेक्ट वेज रेट में कैसे लेंगे। जब भी एफिशिएंसी फैक्टर दिया होगा तो पहले 1 लिखना है और एफिशिएंसी फैक्टर को 1 अपॉन में लिख के एडजस्ट करना है। कैसे? अगर 5% घट जाएगा तो नीचे आपको 0.95 लेना है, 0.95 लेना है। अगर ये कहता है कि ये 5% बढ़ गया तो 1.05 लेना है। अगर बोलता है 12% बढ़ गया तो 1 अपॉन में 1.12 लेना है। अगर बोलता है 8% घट गया तो 1 अपॉन में 0.92 लेना है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। एवरीवन, सुजल? यस सर। हाँ। राइट। तो एफिशिएंसी हमेशा उल्टा लेना है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी में एक बात हो रही है कि करंट ईयर में हमारा प्रोडक्शन 33 1/3% बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम ये जो 80,000 पे करते थे, ये पुराने लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम इसकी पेमेंट करते थे, पुराने लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए। इस ईयर में हम 33 1/3% प्रोडक्शन ज़्यादा बनाएंगे। अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा बनाएंगे तो उस हिसाब से भी हमारी वेजेस बढ़नी चाहिए। तो ये जो वेजेस हैं ये पुराने लेवल के लिए, करंट लेवल में लाने के लिए इसको 33 1/3% से बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, 33 1/3% को मैं 1/3 भी बोल सकता हूँ, बोलो हाँ है ना? यस सर। 33 1/3% को 1/3 भी बोल सकते हैं नहीं? यस सर। राइट। तो मैं इसको बोलूंगा कि प्रोडक्शन मेरा 1/3 से बढ़ जाएगा। इट मीन्स इसका ये मतलब होगा नया लेवल 1+1/3 होगा। बोलो हाँ है ना? नया लेवल 1+1/3 होगा। बाई सो 1 तो था ही, 1/3 से उसको बढ़ाना है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सर अगर डिक्रीज होता तो? क्या होता अगर सर अगर डिक्रीज में होता तो? डिक्रीज में होता? सपोज में क्वेश्चन में कहता है कि हमारा प्रोडक्शन 1/3% से घट गया है तो 1 - 1/3 कर लेता, डिक्रीज अगर करेगा तो, है ना? ओके सर। अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि हमारा हमारा प्रोडक्शन 20% से बढ़ गया है तो आप सीधे इसका 120 120% भी निकाल निकाल सकते हो, 120/100। अगर बोलेगा 10% घट गया है तो मतलब 90% हो गया है तो 90% भी निकाल सकते हो। ऐसे यहाँ पे 33 1/3% से बढ़ गया है तो या तो इसको 4/3 लिख लो क्योंकि ये सॉल्व होके 4/3 आ जाएगा, या आप इसे 133 1/3% लिखोगे। ये क्यों बताओ? क्योंकि 33/1/3% से बड़ा है तो इसका मतलब 100 से 33 1/3% बढ़ गया है तो 133/1/3 आपका हो जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है। विशाल, कोई डाउट इसमें? सर ये क्वेश्चन हम्म क्या बोल रहे हो? आप करवाएंगे नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन का बस मैं पॉइंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, पॉइंट एक्सप्लेन करना हूँ, बाकी फिर आपको करना है अपने। ठीक है, इसकी वर्किंग मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर कैसे कैसे निकलेगा, बाकी सॉल्यूशन आपको अपने आप करना है। ऑल राइट। ओके सर। हाँ, तो पहले 80,000 0.8 के रेट पे था तो 0.75 के रेट पे कितना होगा। फिर इस पे प्रोडक्शन की का जो हमारा इफेक्ट है वो हमने यहाँ पे डाल दिया 0.95। फिर इसको बोलता है कि ये 33 1/3% से बढ़ गया है तो 133/1/3% कर दो या 4/3% कर दो। ये सारी वैल्यू को फिर आपने सॉल्व, ये सारी वैल्यू को सॉल्व आपने करना पड़ेगा। तो कितना आता है जरा इसको करना। इसको वैसे भी लिख सकते हैं आप, 80,000 ये 0.8 इंटू 0.75 और फिर ये 1/0.95 तो था ही। और इसको अगर आप लिखोगे तो 133 की 3 से इंटू होगी तो हो जाएगा 399 +1 तो 400/300 हो जाएगा ये, तो 4/3 ही बन जाएगा। इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ रही है सॉल्व करके। 80,000 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 0.75 इंटू 1.0.95 इंटू 4/3, बताओ कितना आ रहा है।
मैच करो क्या ये 1,05,263 आ रहा है, 105,263, वेरीफाई करो। कैलसी का यूज करो, बताओ ये फिगर मैच हो रही है नहीं। हाँ सर हो रहा है। राइट। उसके बाद मटेरियल पे आते हैं। मटेरियल हमारा 1,20,000 है, ठीक है। ये 1,20,000 में पहले देखेंगे क्या मटेरियल का रेट चेंज हुआ है, तो मटेरियल के रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। कह डायरेक्ट मटेरियल का जो रेट है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो बस एक एक ही चेंज आया होगा। ये 1,20,000 हम प्रीवियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमने स्पेंड किया था। करंट ईयर में हमारा प्रोडक्शन 33 1/3% से बढ़ गया है। अगर प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन बढ़ गया है तो ज़्यादा मटेरियल हमारा कंज्यूम होगा, तो उस हिसाब से हमें मटेरियल की कॉस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैसे बढ़ाएंगे, 1,20,000 प्रीवियस लेवल के लिए, करंट ईयर में प्रोडक्शन 33 1/3% से बढ़ गया है, तो सीधे इसका 133 1/3% निकाल दो। मतलब ये भी 1,20,000 इंटू 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1,60,000। ये हो गया। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 40 की 40 रहेगी, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड कितना है आपका, 60,000 है। इसमें सेम वेरिएबल ओवरहेड के रेट में कोई चेंज नहीं आया, तो 60,000 है। ये बोला हुआ था क्वेश्चन में कि ओवरहेड्स के रेट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो बस इसमें भी एक ही काम करना है कि ये 60,000 प्रीवियस लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए था। अब करंट ईयर में लेवल ऑफ प्रोडक्शन 33 1/3% से बढ़ गया है, तो 60,000 इंटू 133 1/3% कर दो, मतलब 60,000 का 4/3 कर दो, 60,000 का 4/3 कर दो, और ये करते ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये लास्ट के दो वैल्यू भी देख लो। फिक्स ओवरहेड हमारा 40,000 पे फिक्स है, और इसकी वैल्यू को चेंज किया। ये करने के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है 385,263। बताओ क्लियर है या नहीं। ये सर। छोटा सा क्वेश्चन है, 4 से 5 मार्क्स में आएगा अगर आपको आएगा तो। मेजर पॉइंट बस ये वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एग्जाम्पल। मान लो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वेजेस 1,20,000 दे रखी है, और नीचे क्वेश्चन में कुछ पॉइंट बोले हुए हैं। कहता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है लेबर की, वो राइज कर गई है 20% से। पॉइंट नंबर सेकंड, प्रोडक्शन क्वांटिटी rises by 25%. Wage rates, wage rate falls by 10%. अब इस हिसाब से आप नई वेजेस की वैल्यू कैसे कैसे निकालोगे, बताओ मुझे, गाइड करो। वेजेस 1,20,000 है, और नीचे बोलता है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी 20% से बढ़ गई है, प्रोडक्शन क्वांटिटी 25% से बढ़ गई है, और वेज रेट 10% से फॉल हुआ है। हाउ विल यू कैलकुलेट न्यू वैल्यू ऑफ वेजेस। एनीवन। बताइए। कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले 1,20,000 लेंगे, एफिशिएंसी फैक्टर कितना है, 20% है, इसको उल्टा लेते हैं, 1 में 1.20। बताओ ये क्लियर है या नहीं। एफिशिएंसी एफिशिएंसी को हमेशा उल्टा लेंगे, 1 ऊपर ले रहा है हमेशा, बट अगर आपका 20% बढ़ गया है तो 1.2, 20% घट जाता है तो 0.8। उसके बाद प्रोडक्शन क्वांटिटी 25% से बढ़ गई है, तो 125% निकाल दो। उसके बाद वेज रेट 10% फॉल कर गया है,
तो वेज रेट 10% फॉल कर गया है, इसका मतलब 90% रह गया बस, तो 90% निकाल दो फिर। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। एवरीवन क्लियर सर। दोबारा देखो फिर एक बार। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें भी ये पॉइंट आएगा, इसे पहले कर लें। चल, वेजेस 1,20,000 है। कहता है एफिशिएंसी फॉल्स बाय 10%, प्रोडक्शन rises by 50%, base rate rises by 25%। बताओ कैसे स्टार्ट करूं? गाइड में 1,20,000 तो है ही, बताइए। सबसे पहले इसका बताओ, इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? एफिशिएंसी फॉल्स बाय 10%, कैसे करेंगे? 100/90। 100/90 या 1/में 0.9, ठीक है? 1/0.9। हाँ, एक ही बात है, या तो 100/90 कर लो या 1/0.9 कर लो। इसका इफेक्ट प्रोडक्शन राइजेस बाय 50%, 150%। 150%। वेज रेट राइजेस बाय 25%, 125 डिवाइडेड बाय 100। या सीधे 125% बोल दो। सारी चीजें सेम सेम आपको उसमें लेनी प्रोपोर्शन में, बस जो एफिशिएंसी का फैक्टर होता है उसको हम उल्टा लेते हैं, बाकी सब आपको ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से वैल्यू निकल जाएगी, राइट? तो ये चीजें याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखो। From the following information relating to 2014 and condition expected to prevail in 2015, prepare a budget for 15। 2014 का डेटा आपको दिया हुआ है और 2015 के लिए कुछ एस्टिमेट दे हुए हैं, उसके आधार पे आपको बनाना है बजट। तो 2014 में आपने 40,000 क्वांटिटी बेची, सेल्स वैल्यू 1 लाख है टोटल, जिसपे रॉ मटेरियल लगा 53,000। तो ये 53,000 40,000 क्वांटिटी में कंज्यूम किया है। वेजेस आपने 11,000 पे करी है, अगेन ये 40,000 के लिए पे किया होगा। वेरिएबल ओवरहेड 16,000 है, अगेन ये आपने 40,000 के लिए पे किया होगा। फिक्स ओवरहेड आपके 10,000 है। ओके, 2015 में बता रहे हैं कि हम 60,000 यूनिट की सेल करेंगे, जिस पे 1.5 लाख रुपए का आपका 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा। रॉ मटेरियल का प्राइस 5% बढ़ जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल के रेट जो हैं वो आपके 5% बढ़ रहे हैं। वेजेस का रेट 10% आपका बढ़ रहा है, और वर्कर की जो एफिशिएंसी है वो 5% बढ़ रही है। वर्कर की एफिशिएंसी 5% बढ़ रही है। अच्छा, एक एडिशनल प्लांट आप 11 में क्यों मतलब लगाओगे? एक उसमें क्या क्या लगेगा? 1 लैथ मशीन, एक लैथ मशीन लगेगी 25,000 की। लैथ मशीन एक मतलब काइंड ऑफ मशीन होती है, और एक ड्रिलिंग मशीन है जिसकी वैल्यू आपकी 12,000 है। ये आपको एक्स्ट्रा प्लांट लगाने पड़ेंगे, जिस पर आपको 10% का डेप लगाना पड़ेगा। तो 25,000 पे और 12,000 पे, इस पर आपको 10% का डेप आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा, एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट होगी करंट ईयर में। तो क्वेश्चन में कहता है कि आपको करंट ईयर में बनाना है बजट। तो अगर मैं यहाँ ये स्पेस यूटिलाइज करूँ, एक एक करके पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। पहले मैं मटेरियल की वैल्यू निकालूंगा। ये मटेरियल कितनी क्वांटिटी के लिए कंज्यूम हुआ था? 40,000। ठीक है, तो 53,000 तो 40,000 के लिए। करंट ईयर में कितना आउटपुट बनाएंगे हम? 60,000। तो इस हिसाब से ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो ये तो एक आपने करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। इसके अलावा मटेरियल का जो प्राइस है वो 5% बढ़ जाएगा, मटेरियल 5% महंगा हो गया, तो 105% निकाल दूँ? बोलो है ना? मटेरियल 105% बढ़ जाएगा, तो एक मटेरियल 5% बढ़ जाएगा, तो वो 105% निकाल देंगे। बोलो है ना? यस सर। यस सर। और 10, और इसके अलावा
बस मटेरियल में हो रहा है ये, बाकी ये तो वेज, उसका इफेक्ट वेज में डालना है। तो ये करने के बाद आपके पास मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी। बताओ कितना आया। 53,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 60,000 इंटू 105%, क्या वैल्यू निकलती है? 83,475। 83,475। ठीक है, ये मटेरियल की वैल्यू आ गई। लेबर की वैल्यू निकालेंगे सेम। लेबर को हम 11,000 पे करते थे, कितने के लिए, कितनी क्वांटिटी के लिए? 40,000 के लिए। कंटेनर में 60,000 बना रहे हैं तो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा आपका। इंटू कह रहा है लेबर की जो वेज रेट है वो 10% बढ़ेगा, लेबर का वेज रेट, तो 110% निकाल दो। और लेबर की जो एफिशिएंसी है, मतलब प्रोडक्टिविटी है, वो 5% से इंक्रीज होगी। इसका क्या करूं बताओ? एफिशिएंसी 5% से बढ़ गई है, क्या करूं इसका? 1/1.5. 1.1/1.5 नहीं, 1.05। 0.05. हाँ 0.5। अब इसकी वैल्यू निकालो, करो। 11,000 बाय 40,000 इंटू 60,000 इंटू 110% इंटू 1/1.05। बताइए। 12,100. कितना? 12,100. 12,100, 12,100। ठीक है बेटा, देख लेना इतना इतना ही आ रहा है नहीं, 11,000 नहीं, इतना नहीं आएगा लग रहा है मुझे, क्योंकि 11,000 40,000 से 60,000। अच्छा वो भी Yes, तो बढ़ गई। यही है yes, यही है, सही है। no, sir. कितना आ रहा है? 70,285 आ रहा है। 70,000 या नहीं 17? सर, 17,285। 17,285। चेक कर लेना विशाल एक बार। 11,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 60,000 इंटू 110% इंटू 1 डिवाइड बाई 1.05, 17,285। चेक कर लो ये है या नहीं वो करेक्ट। 86 होगा सर, 0.7 आ रहा है। अच्छा ये 6 हो रहा, 6 कर लो चलो। उसके बाद देखो वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड आपके 16,000 थे। कितने के लिए पे किया था ये? सिंपल, 40,000 के लिए। अगर 40 के लिए इतना तो 60 के लिए कितना? बताओ। 24,000. 24,000। चलो फिक्स ओवरहेड देखना। फिक्स ओवरहेड आपके 10,000 तो थे ही, 10,000 तो थे ही। प्लस आपने जो नई मशीनें लाई है एक्स्ट्रा, 25 और 12,000 की ये नई मशीनें हैं, इसकी वैल्यू हो गई 37,000। इस पर आपको 10% का डेप लगाना पड़ेगा, तो ये आपका एक्स्ट्रा फिक्स ओवरहेड में आएगा। तो ये हो सर गया। ये फिक्स्ड ओवरहेड में क्यों आएगा? डेप्रिसिएशन को आपने फिक्स फिक्स मानना है ना, तो ये नहीं बता रखा है कि इसमें कितना आपका क्या नाम है वेरिएबल है, तो क्या मानेंगे, फिक्स फिक्स ही मानेंगे। ओके सर। तो 10,000 में प्लस कर दोगे 37,000 का 10%, तो 3,700 आएगा। तो टोटल फिक्स ओवरहेड 13,700 आ जाएगी। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। बस तो यही वैल्यू आपको देखो इसमें दी होगी, वेरीफाई कर लो। सेल्स आपकी 1.5 लाख है, ये आपको पहले से गिवन थी क्वेश्चन में, है ना। सेल्स आपको 1.5 लाख पहले से गिवन है कि हम आने वाले साल में 60,000 क्वांटिटी बनाएंगे और 1.5 लाख की सेल होगी, ये आपकी पहले से गिवन है। उसके बाद फिर आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट ये हमने निकाल लिया, वेजेस हमने इतना निकाल दिया, वो आपका 286 आ रहा है, इसमें 285 आ रहा है, तो ये देख लेना। ओवरहेड 24,000 निकाल चुके हैं और फिक्स ओवरहेड 13,700 निकाल चुके हैं। ये करने के बाद हमारी पूरी कॉस्ट आ जाएगी, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट में से आपने सेल्स को माइनस कर देना है, तो यहाँ से इतने का प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। राइट।
तो छोटे क्वेश्चन है, इसलिए ये खुद ही करोगे, आपके लिए तो बेटर रहेगा ये मैंने घर से करने को दिया था, 11 10th भी घर से दिया था, कैश बजट भी घर से करने को दिया है, 9th और 8th। इसमें प्रॉब्लम आती है तो ऐप में सॉल्यूशन है, वहां से देख सकते हो। सर इलिस्ट्रेशन 6 में डाउट है। ठीक है, अभी आता हूँ उस पर भी, पहले 7 देख लेते हैं। 7 कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सेलिंग ओवरहेड बजट। ठीक है, अब आपको एक सेलिंग ओवरहेड बजट बनाना है। बेसिकली सेल्स के बेस पे बनाते हैं, और सेल्स को करने के लिए कितना कितना खर्चा करना पड़ेगा वो आपको बनाना है। तो कुछ आपको अमाउंट दे रखी है कि एडवर्टाइजमेंट पे 1000 रुपये का खर्चा होता है, सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी पे भी 1000 रुपये का खर्चा होता है, सेल्स डिपार्टमेंट के फिक्स ओवरहेड 750 हैं, और सेल्समैन रेम्यूनरेशन आपका 3000 रुपये का है। इतना खर्चा तो है, ये तो हम देते ही हैं। इसके अलावा सेल्समैन्स एंड डेयरनेस अलाउंसेस, सेल्समैन का डेयरनेस अलाउंसेस है, और क्या नाम है कि मतलब कमीशन है, ये सारा मिला के कितना है, 1% ऑफ द सेल्स अफेक्टेड। सेल्समैन जितना जितना सेल करेंगे, इसके ऊपर उन्हें 1% का अमाउंट दिया जाएगा, जो कि डेयरनेस अलाउंस और कमीशन के क्या नाम है बराबर होगा। कैरीज आउटपुट जो होता है वो सेल्स का 5% होता है, सेल्स का 5% होता है, और एजेंट का कमीशन जो है वो 7.5% होता है। ठीक है, एजेंट का कमीशन 7.5% है सेल्स के ऊपर। राइट। तो क्वेश्चन में बोलता है कि द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर एज फॉलो। टोटल सेल हमारी 80,000 की थी, जिसमें से इसमें से बेसिकली जो एजेंट की सेल है वो हमारी 8,000 है। तो पहले 80,000 को ब्रेक करना है। 80,000 में से 8,000 की सेल एजेंट ने करी है, बाकी जो 72,000 की सेल है वो हमारे सेल्समैन ने करी होगी। इसको बाइफरकेट क्यों करना है, क्योंकि एजेंट की सेल पर 7.5% का कमीशन देना है, और जो हमारा सेल्समैन है उसके सेल्स पर उसे 1% का कमीशन देना है। तो जो कमीशन के रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, एजेंट को ज़्यादा कमीशन क्यों देते हैं, क्योंकि एजेंट ज़्यादा एफर्ट लगाता है, उसकी अपनी मतलब प्राइवेट शॉप होती है, हम उसके पास सामान बेचते हैं। एजेंट इज सिमिलर टू कंसाइनी, राइट, जिसके पास हम सामान भिजवाते हैं, फिर उस सामान को अपने पास रखता है, फिर वो बेचता है। तो क्योंकि एजेंट ज़्यादा बेसिकली क्या नाम है खर्चे करता है, इसलिए उसका जो कमीशन है वो ज़्यादा होता है। बाकी सेल्समैन क्योंकि हमसे सैलरी ले रहा है, कंसाइनी को हमसे कोई सैलरी नहीं मिलती, एजेंट को सैलरी नहीं मिलती है। तो जो सेल्समैन है क्योंकि वो सैलरी भी ले रहा है, इसलिए उसको सेल्स के ऊपर कमीशन कम देते हैं। सेम ऐसे ही बी पार्ट में आपका 90,000 है, तो इसको भी ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, 80 और 10, 80 और 10, मतलब सेल्समैन का 80,000 और एजेंट का 10,000। ऐसे सी वाले पार्ट में 1 लाख की सेल हुई है, और 10,500 की सेल है आपकी एजेंट की, तो इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, 89,500 और 10,500, इस तरीके से अलग करना पड़ेगा। चाहे सेल्स का लेवल जो भी हो, इतना अमाउंट तो फिक्स है, ये तो देना ही देना है, इतना अमाउंट तो देना ही है, 1,000, 750, 3,000 ये देना ही है। बाकी ये जो चीजें हैं, ये चीजें सेल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये जो 3 चीजें हैं, सेल्समैन का डीए और कैरीज आउटवर्ड और एजेंट, ये सारा का सारा आपको बेसिकली इसके हिसाब से निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले फिक्स ओवरहेड में जो हमें ये चीजें क्वेश्चन में दी हुई थी वो हमने लिख दी कि भाई ये चीजें तो सेम रहेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये यहाँ से हमने कॉपी किया है, 1,000, 1,000, 750, 3,000, ये हमने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, 1,000, 1,000, 750 और 3,000 ये हमने यहाँ से उठा लिया। ओके जी। उसके बाद आएंगे वेरिएबल ओवरहेड में। वेरिएबल ओवरहेड में पहले देना है कमीशन, कमीशन देना है पहले। कितना देना था, एक मिनट मेरा मार्कर रुक गया। कमीशन किसको देना था बताओ, सेल्समैन को देना है या जो बेसिकली हमारे एजेंट है उसको देना है? दोनों को सर। दोनों को बोला गया, देखते हैं अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दोनों को बोला है या एक का बोला है? सेल्समैन का बोला हुआ है बस, दोनों का नहीं है। ओके, तो कमीशन केवल एक ही बंदे को देना है, सेल्समैन को देना है। और अच्छा, आप वो कह रहे थे कि सर जो 1% देना है वो सेल्समैन को देना है, और जो 7.5% आपको देना है वो उसको देना है। हाँ ठीक है, तो आपको दोनों को देना है, लेकिन दोनों का जो रेट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो पहले सेल्समैन का निकाल लेते हैं। सेल्समैन का होगा उसकी सेल्स के ऊपर 1%। तो मैंने बताया था पूरी सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। 80,000 में जो हमारा सेल्समैन है उसकी सेल है 72,000, 90,000 में हमारे सेल्समैन की सेल है 80,000, और 1 लाख में हमारे सेल्समैन की सेल है 89,500। तो इनका 1-1% निकाल दो। तो देखो ये निकाला हुआ है इन्होंने,
ठीक है, ये इसका सेल निकाला है 72,000 का हमने निकाल दिया, 1%, ये इसका आ गया। फिर ऐसे ही इसका निकाला 80,000 का निकाला 1%, तो ये इसका आ गया। और फिर ये 89,500 का 1% निकाला तो 895 आ गया। तो बताओ जो कमीशन है वो आपको समझ में आया नहीं? यस सर। राइट। उसके बाद कहता है कैरीज आउटपुट जो है वो हमें 5% सेल के ऊपर देना है। अब 5% कौन सी वाली सेल पे देना है? सेल्समैन वाली सेल पे का आपको 5% निकालने हैं, या जो एजेंट वाली सेल है उसका निकालने हैं? कुछ ना बोला हो तो ये टोटल सेल के ऊपर निकालोगे। टोटल सेल का मतलब ए में सेल है 80,000, बी में सेल है 90,000, सी में सेल है 1,00,000। तो ये कैरीज आउटपुट टोटल सेल पे निकाला जाएगा। तो देखो कैरीज आउटपुट हमने निकाला है टोटल पे, ये निकाला, ये 80,000 पे निकाला है आपको 5%, तो ये आ गया आपका 4,000। 90,000 का 5% निकाला है 4,500। 1,00,000 का 5% निकाला है, ये आपका 5,000 आ गया। तो ध्यान रखना कैरीज आउटपुट टोटल सेल पे निकाला है। क्लियर है? सर ये कैरेज आउटवर्ड सेल्समैन और एजेंट में प्रोपोर्शन नहीं करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि हमने तो पे बेसिकली मतलब करना ही है, हमने तो पे मतलब करना ही है। तो हम क्या कर देंगे, इसकी पूरी पूरी अमाउंट वगैरह लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज सेम सेम है ना। जो एजेंट की सेल है और जो सेल्समैन की सेल है दोनों पे 5% देना है, तो हमने एक ही बार निकाल दिया। जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, करना चाहो तो आप मतलब बाइफरकेट कर सकते हो। मतलब वेरिएबल ओवरहेड में दो दो पार्ट बना दो। इसमें पहला आप लिखोगे क्या नाम है सेल्समैन चार्जेस, और दूसरा बना दोगे इसका। तो वहाँ वहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है। ओके सर। उसके बाद जो एजेंट का कमीशन है, एजेंट का कमीशन है 7.5% सेल के ऊपर, 7.5% सेल्स के ऊपर। तो इसकी सेल दे रखी है 8,000, 10,000, 10,500, तो ये हमने इस पे निकालना है। तो इस पे निकाल दो 8,000 का 7.5%, ठीक है, 10,000 का 7.5%, और 10,500 का 7.5%। ठीक है। तो पहले ये कैसे निकाला, ये 8,000 पे निकाला है एजेंट की सेल। दूसरे में जो एजेंट की सेल थी वो थी हमारी कितनी, 10,000 थी, और तीसरे में 10,500 थी। ये सब करने के बाद हमारे पास टोटल आ गया वेरिएबल का, ये वेरिएबल का टोटल आ गया है। ठीक है। फिक्स का टोटल ये था, ये फिक्स का टोटल था। तो अब क्या किया हमने फाइनली, इसको और इसको जोड़ देना है। ये जोड़ने के बाद हमारा टोटल आ जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके। 6 क्वेश्चन में आते हैं। 6 क्वेश्चन तो सूजन ने मुझसे इतनी बार पूछ लिया, उसके बाद भी उसको डाउट 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 रहता है भाई सूजन? हाँ सर, वो नीचे वाला स्टेप सर बार बार समझ ही नहीं आता मुझे तो वो। बेटा उसको किया वो करना, उसको कहीं पे लिख ले कॉपी में अच्छे से। चलो कोई नहीं, फिर देख लो आज। छठा क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर करके जाना, एग्जाम में वैसे आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। देखो क्या बोला गया, द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू एन एनुअल बजट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो क्वार्टर है, पहला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, है ना। पहले क्वार्टर में 65 डेज काम काम होगा, 65 दिन काम होगा। सेकंड क्वार्टर में 60 दिन काम होगा। थर्ड क्वार्टर में 55 दिन काम होगा। और फोर्थ क्वार्टर में 60 दिन काम होगा। ठीक है, ये हमने एस्टिमेट बना रखा है कि कौन से क्वार्टर में कितना कितना डेज हम काम करने वाले हैं। नॉर्मली क्वार्टर में 90 डेज होते हैं, लेकिन काम पूरे 90 दिन नहीं हो रहा है ना। काम 65 दिन, 60 दिन, 55 दिन और 60 दिन हो रहा है। प्रोडक्शन यूनिट्स पर डे, रोज कितना प्रोडक्शन होगा। फर्स्ट क्वार्टर में रोज हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। सेकंड क्वार्टर में हम रोज 110 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। थर्ड क्वार्टर में रोज 120 का प्रोडक्शन करेंगे। और फोर्थ में 105 का प्रोडक्शन करेंगे। अब अगर फर्स्ट क्वार्टर में 65 डेज हैं और डेली 100 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, तो इस हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में टोटल कितना प्रोडक्शन होगा। 6500। 6500 मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे सेकंड क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फोर्थ में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट। आगे कहता है रॉ मटेरियल परचेस, फिर कहता है परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल। पहले हम ये पता लगाएंगे पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। पहले हम ये पता लगाएंगे पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए। जितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा उसका 30% हम फर्स्ट क्वार्टर में परचेज करेंगे। जितना मटेरियल पूरे साल में चाहिए होगा
उसका 50% हम सेकंड क्वार्टर में परचेज करेंगे, और जितना मटेरियल पूरे साल में चाहिए होगा उसका 20% हम थर्ड क्वार्टर में परचेज करेंगे। तो परचेज हम एडवांस में कर लेंगे, क्योंकि जब परचेज एडवांस में कर लेंगे तभी तो उसको प्रोडक्शन में यूज कर पाएंगे। तो पूरे साल का जो भी एनुअल टोटल है परचेज का, उसका 30% फर्स्ट क्वार्टर में खरीद लो, 50% सेकंड क्वार्टर में खरीद लो, और 20% थर्ड क्वार्टर में परचेज कर लो, राइट। उसके बाद तीनों क्वार्टर में परचेज का प्राइस यूनिफॉर्म लेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में मटेरियल ₹1 पर किलो के हिसाब से मिलेगा, सेकंड क्वार्टर में मटेरियल 1.05 पर जो किलो है का जो रेट है उस पर आपको मिलेगा, और थर्ड क्वार्टर पे जो मटेरियल का प्राइस है वो 1.125 पर केजी हो जाएगा। तो रेट तीनों क्वार्टर में अलग अलग हो रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ रहे हैं। अब ये कह रहा है क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 किलो। एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने पे 2 किलो मटेरियल लगता है। अगर हम एक फिनिश गुड्स बनाते हैं 1 किलो का, तो उसमें 2 किलो मटेरियल लगता है। तो मुझे बताओ, फर्स्ट क्वार्टर में 65 इंटू 100, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन होगा, है ना। फर्स्ट क्वार्टर में डेली हम 100 बनाएंगे और 65 दिन काम करेंगे, तो 6500 का हमारा प्रोडक्शन होगा। एक में 2 किलो मटेरियल लगेगा, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 13,000 कैसे निकाला? सर। 60 2 से मल्टीपल 3,500 इंटू का 2। हाँ, इसको 2 से इंटू कर देंगे ना, तो फर्स्ट क्वार्टर में इतना रॉ मटेरियल चाहिए हमें। ऐसे सेकंड वाले में पहले 60 इंटू 110 करेंगे तो प्रोडक्शन आएगा, फिर इसमें भी 2 से इंटू करेंगे तो सेकंड क्वार्टर की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ऐसे थर्ड की निकालेंगे, थर्ड वाले में 55 इंटू 120, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया, इंटू 2 कर देंगे तो ये थर्ड क्वार्टर की रॉ मटेरियल की आ जाएगी रिक्वायरमेंट। ऐसे फोर्थ वाले में 60 इंटू 105 करेंगे, फिर इंटू 2 करेंगे तो ये फोर्थ वाले का रॉ मटेरियल का हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाएगा। तो जब चारों क्वार्टर का रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट आ जाएगा, चारों क्वार्टर को जोड़ के पूरे साल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, पूरे साल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और पूरे साल की जो रिक्वायरमेंट आएगी उसका 30% हम फर्स्ट क्वार्टर में परचेज करेंगे, 50% सेकंड क्वार्टर में परचेज करेंगे, और जो 20% है वो हम उसमें परचेज करेंगे। फिर कहता है उसके बाद बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 किलोग्राम। हमें रॉ मटेरियल का 2000 किलो का क्लोजिंग स्टॉक रखना है, ये हमारा दे दिया। और जो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास मटेरियल का, वो 4000 किलो पड़ा हुआ है, जिसकी कॉस्ट 4000 रुपये। 4000 किलो अगर ओपनिंग स्टॉक में है और इसकी कॉस्ट 4000 रुपये की है, तो इसका रेट कितना हुआ? 1 रुपीज पर केजी। 1 रुपीज़ पर केजी। तो ओपनिंग स्टॉक में जो हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो 1 रुपये पर केजी के रेट पे है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी मटेरियल हम इशू करते हैं वो फीफो बेसिस पे करते हैं। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। फीफो बेसिस पे मटेरियल को इशू मतलब हम उसमें करते हैं। आपको ये बताना है कि हम क्वार्टरली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे परचेज कितने करेंगे, ये आपको बताना है। जो भी रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसका वेट मतलब क्वांटिटी बतानी है और वैल्यू भी बतानी है। और क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक, हर क्वार्टर के एंड में कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसका वेट बताना है और उसकी वैल्यू बतानी है, राइट। चलो देखो, पहले बनाएंगे मटेरियल परचेज बजट। प्रोडक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमने पहले प्रोडक्शन निकाला। कैसे निकाला है? पहले क्वार्टर में 65 डेज काम होगा, 100 यूनिट डेली हम प्रोड्यूस करेंगे तो 6500 बनेगा। सेकंड क्वार्टर में 60 डेज काम करेंगे, 110 यूनिट डेली बनेगी तो 6600 हो जाएगा। तीसरे क्वार्टर में 120 डेज काम होगा और 55 क्या नाम है डेली बनाएंगे, तो ये हमारे पास 6600 हो गया। फोर्थ वाले में अगेन 60 डेज काम होगा, 105 डेली बनेगा, 6300 हो जाएगा। ये करने के बाद हमारे पास 26,000 का टोटल बेसिकली आ गया प्रोडक्शन पूरे साल का। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 को मिला के पूरे साल का हमारे पास 26,000 आ गया। ठीक है, पूरे साल का अगर 26,000 है और हम एक फिनिश गुड्स में 2 किलो यूज करेंगे, तो इस हिसाब से पूरा रॉ मटेरियल कितना लगेगा हमारा? 52,000। बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर हम क्वार्टर वाइज निकालना चाहें तो पहले क्वार्टर में कितना हो जाएगा आपका? 13,000। ये 13,000 कैसे आया? ये आया 6,500 इंटू 2। ये 13,200 कैसे आया? 6,600 इंटू 2। ये 13,200 कैसे आया? 6,600 इंटू 2।
और ये 12,600 कैसे आया, 6,300 इंटू 2। तो आप क्वार्टर बैच भी आपने क्या नाम है बता दिया मटेरियल का, क्वेश्चन में बोला हुआ था क्वार्टर बैच भी बताना है, तो क्वार्टर बैच अपने क्वांटिटी बता दी और टोटल क्वांटिटी पूरे साल की 52 क्या नाम है 52 आपके हजार आ गई। ठीक है, हम बना रहे हैं मटेरियल परचेज बजट, जिसका फॉर्मेट क्या होता है, पहले हम कंजप्शन लेते हैं, कंजप्शन आ गई है हमारी 52,000, कंजप्शन आ गई है 52,000, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मटेरियल परचेज बजट कैसे निकालते हैं, मटेरियल कंजप्शन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको 2,000 बोला हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 4,000 बोला हुआ है, तो ये करने के बाद पूरे साल की 50,000 क्वांटिटी आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो बताओ ये 50,000 समझ में आया या नहीं। सर ये क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक क्वार्टर क्वार्टर में प्रोपोर्शन क्यों नहीं किया? कौन सा वाला, ये 2000 और 4000 सिर्फ टोटल नहीं में लिखा है। ये तो हमारा टारगेट है ना, ये हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है ये पूरे साल के एंड का है, क्लोजिंग स्टॉक पूरे साल के एंड का है और ये ओपनिंग स्टॉक पूरे ईयर की बिगनिंग का है, तो इसको तो हम बाइफरकेट नहीं कर सकते। बाद में क्वार्टर वाइज अलग से क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें क्या नाम है ईयर के एंड का, और ओपनिंग स्टॉक ईयर के बिगनिंग का दिया हुआ है, वो क्वार्टर के एंड का नहीं है, तो उसको नहीं करना हमने बाइफरकेट। राइट, ओके सर। हाँ। तो ये 50,000 की परचेस आ गई, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। अब पूरे साल की जो भी परचेस आएगी उसका 30% हमने फर्स्ट क्वार्टर में खरीदना है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ था, पूरे साल में जो भी परचेस आएगी उसका 30% फर्स्ट क्वार्टर में खरीद लेना। तो 50,000 का 30% निकाल लो, कितना आ गया 15,000। 15,000 हम फर्स्ट क्वार्टर में परचेज करेंगे, अगेन 50% हमें सेकंड क्वार्टर में खरीदना है, तो इसी 50,000 का 50% निकाल दिया, तो ये हमारे पास कितना आया 50, ये हमारा 25,000 आ गया। फिर इस पूरे साल की जो परचेज होगी उसका 20% थर्ड क्वार्टर में खरीदना है, तो इसी 50 का 20% निकाला, तो ये हमारा 10,000 आ गया। ओके, तो याद रखना कि ये 50,000 ये 15,000 कैसे आया, 50,000 का 30%, 50,000 का 50% और 50,000 का 20%, ये हमारे क्वार्टर वाइज परचेज की आ गई। पहले ये निकलेगी, ये निकालने के बाद फिर ये बताना, बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर। ओके, अब देखो सर 15,000 हम परचेज करेंगे फर्स्ट क्वार्टर में, और फर्स्ट क्वार्टर में परचेज प्राइस कितना है 1 रुपया, तो पहले क्वार्टर में परचेज की कॉस्ट कितनी होगी, कैसे कैसे, 3000। हाँ मतलब 15,000 इंटू को इंटू एक। सेकंड क्वार्टर में 25,000 परचेज करेंगे, लेकिन सेकंड क्वार्टर में रेट 1.05 हो गया, तो सेकंड क्वार्टर की परचेज कॉस्ट क्या होगी 25,000 इंटू 56,000 1.05। इंटू 50। हाँ मतलब इंटू करना पड़ेगा। थर्ड क्वार्टर में हम 10,000 किलो परचेज करेंगे और 1.125 का रेट हो जाएगा, तो थर्ड क्वार्टर की परचेज वैल्यू कितनी होगी, तो 10,000 इंटू 1.125 करेंगे। बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर। ओके, तो परचेज बाय वैल्यू निकालना हो तो बाय वैल्यू के लिए ये करना है, ये क्वांटिटी है, ये मटेरियल का प्राइस है, इसको इंटू कर दिया वैल्यू आ गई, ये क्वांटिटी है, ये इसका रेट है, इंटू कर दिया वैल्यू आ गई, क्वांटिटी रेट वैल्यू। तो पूरे साल की परचेज कॉस्ट 52,500। फोर्थ क्वार्टर में हमने कुछ परचेज नहीं करना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था जो भी पूरे साल की रिक्वायरमेंट है उसको हमने ऐसे परचेज कर लेना, फर्स्ट सेकंड और तीसरे वाले क्वार्टर में परचेज कर लेना। बताना यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। यस सर। क्लियर है। Yes, sir. तो जब यहाँ हो चले गए तुम। सर मैं हूँ, क्लियर है। ओके, उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि हर क्वार्टर के एंड में कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। अच्छा, पहला क्वार्टर हमारा कौन सा होगा, अप्रैल मई जून वाला, बोलो हाँ है ना। यस सर। तो जो ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग स्टॉक होगा, मतलब जो 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक होगा, वो फर्स्ट क्वार्टर का भी ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। यस सर। तो है ना, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. तो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 4,000 किलो है, ये ईयर के बिगिनिंग में था, तो इसको हम क्या करेंगे
इसको हम फर्स्ट क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 4000, इतना ओपनिंग में पड़ा होगा। उसके बाद हमने फर्स्ट क्वार्टर में कितना परचेज किया, क्वांटिटी 15 परचेज किया। 4000 ओपनिंग में था, 15000 और परचेज किया, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास 90,000 हो जाएगी। क्लियर है? 4000 ओपनिंग में था, 15000 परचेज करेंगे, टोटल हो गया 19,000। अच्छा, कंजप्शन कितना करेंगे? फर्स्ट क्वार्टर में हमारा जो कंजप्शन होगा वो 13,000 यूनिट का होगा। कैसे मालूम चला सर? यहाँ से फर्स्ट क्वार्टर में 6500 का प्रोडक्शन होगा, 2 किलो एक में लगेगी, तो 13,000 की क्वांटिटी हम कंज्यूम करेंगे। बोलो हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो 19,000 में से 13,000 कंज्यूम हो गया, 19,000 में से 13,000 कंज्यूम हो गया, तो कितनी क्वांटिटी बच जाएगी? 6,000। तो 6,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास 4,000 का था वो 1 रुपए के रेट पर है, और जो हमने फ्रेश खरीदा 15,000 पहले क्वार्टर में, वो भी 1 रुपए के रेट में है। आपने मटेरियल में फीफो वाला सिस्टम पढ़ा है। फीफो में जब हम इशू करते हैं तो हम क्या करेंगे? 4,000 में से निकालेंगे या 15,000 में से निकालेंगे? पहले अगर हमने 13,000 इशू कर 4,000 दिया, अगर हमने 13,000 कंज्यूम कर दिया, तो 13,000 कैसे निकाला होगा? पहले 4 से निकाला होगा, ये पूरा Yes, पूरा sir. खत्म हो गया। बाकी का 9,000 कहाँ से निकाला होगा? फ्रेश परचेस से। हाँ, फ्रेश वाली परचेज से। तो 15 में से 9 क्या अपना नाम है, 15 में से 9 निकाल दिए हमने, तो बैलेंस कितना बचा? 6,000। Yes. उस 6,000 का रेट कितना है? परचेस प्राइस जो कि 1 है। 1 है, तो 6,000 इंटू 1, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी आपके पास 6,000 आ जाएगी। क्लियर है? अब ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक में 6,000 क्वांटिटी पड़ी हुई है, 1 रुपए की वैल्यू की। राइट, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. जो फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग होगा वो अगले क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बताओ सोल्जर, क्लियर है या नहीं? हाँ सर ये क्लियर है। अब सेकंड क्वार्टर में कितना वैल्यू हम परचेज करेंगे? सेकंड में हम परचेज करेंगे 25,000 क्वांटिटी। ठीक है, कौन से रेट पे परचेज करेंगे? 1.05 पे। तो पहले लिखनी है क्वांटिटी। 6,000 हमारे पास ओपनिंग में पड़ा हुआ था, 25,000 हमने फ्रेश परचेज करी, टोटल क्वांटिटी हमारे पास 31,000 हो गई। उसके बाद हम मटेरियल कंज्यूम करेंगे, तो सेकंड क्वार्टर में कंजप्शन कितना होगा? सेकंड क्वार्टर में 3,200। 13,200 का कंजप्शन होगा। राइट, तो हमने 13,200 यहाँ पे कंजप्शन में डाल दी। 31,000 में से 13,200 लेस करने के बाद 17,800 बच गया। लेकिन अब 17,800 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? 6,000 ओपनिंग में पड़ा हुआ है, 25,000 हमने नया खरीदा जो कि कौन से रेट पर है? 1.05 के रेट पर है, 1.05 के रेट पर है। अब अगर मुझे 13,200 निकालना है इसमें से, तो ये 13,200 मैंने कैसे निकाला होगा? गाइड करो, 13,200 कैसे निकाला होगा मैंने? फर्स्ट सर 6,000 से निकला है। हाँ, पहले 6,000 में से निकाला होगा, तो मतलब 6,000 वाला पूरा पूरा खत्म हो गया। बचा कितना? 13,200 में से 6,000 यहाँ से निकला, बचा 7,200। 7,200। हाँ, वो हमने कहाँ से निकाला होगा? 25 से निकाला परचेस होगा। से 25,000। तो 25,000 में से अगर हमने 7,200 निकाल दिया तो कितना बच जाएगा? 17,800। तो 17,800 बचेगा। तो 17,800 बचेगा कौन सा वाला? ये वाला ना, 1.05 वाला। यस सर। इसलिए लिखा है कि 17,800 को 1.05 पे वैल्यू करना है, तो 18,690 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सुजन, यस सर ये भी क्लियर है। चलो, अब सेकंड क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। 17,800 हो गया सर। उसके बाद फिर हमने कुछ और परचेज करी है। तीसरे क्वार्टर में कितना खरीदा है? तीसरे क्वार्टर में हमने 10,000 खरीदा है ना? तो 17,800 का ओपनिंग स्टॉक है, 10,000 की हमने फ्रेश परचेज कर ली, और ये फ्रेश परचेज कौन से रेट पर है? 1.125 के रेट पर है। 17,800 था, 10,000 परचेज कर ली, टोटल हमारे पास 27,800 आ गया। और तीसरे क्वार्टर में कंजप्शन कितना हुआ है? तीसरे क्वार्टर में कंजप्शन हमारा 13,200 का ही है।
तो अगेन यहाँ हमें 13,200 माइनस करना पड़ेगा। 27,800 में से 13,200 गया तो बचा 14,600। ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की क्या नाम है क्वांटिटी आ गई। अब वही सोचेंगे ये जो 13,200 हमने कंज्यूम किया ये कैसे हमने कंज्यूम किया होगा बताइए। ये 13,200 कहाँ से निकाला होगा पहले। 17,800 से, और रिमेनिंग होगा 4,600। हाँ तो 17,800 में से अगर 13,200 निकालेंगे तो 17,800 पूरा पूरा हमारा खत्म तो होगा नहीं, बच जाएगा। तो 17,800 अगर मैं से अगर मैं 13,200 निकालता हूँ तो 4,600 मेरा ओपनिंग का बन जाता है। 4,600 मेरा ओपनिंग का बच जाएगा और 10,000 मेरा पूरा पूरा बच गया। इसलिए 4,600 को 1.05 पे वैल्यू किया है और 10,000 को 1.125 पे वैल्यू किया है। इन दोनों को जोड़कर 16,080 की वैल्यू आ जाती है। बताओ सूजन। सर ये 10,000 वाला समझ नहीं आया। फिर से वही बात देख बेटा, फीफो वाला टॉपिक कर ले अच्छे से। 13,200 निकाले हमने, 13,200 का कंजप्शन किया है इतने का। यस सर। कहाँ से सर निकाला जाएगा इसको। 17,800 में से। तो 17,800 में से 13,200 को माइनस कर। हाँ 4,600। तो इसमें से 4,600 बच गया हाँ। और ये तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो ये तो पूरा कौन सा पूरा बच सर? गया ना। ये वाला 10,000 वाला ये तो पूरा पूरा हाँ बच गया। हाँ। फिर तो 4,600 बच गया 1.05 वाला, 10,000 बच गया 1.125 वाला। तो ये ओ सर समझ गया। मैं पक्का। लिख लेता हूँ इसे। हाँ अब लिख लूंगा इसे। अगली बार तूने ये क्वेश्चन दोबारा पूछा मुझसे तो तुझे मैं ऑनलाइन थप्पड़ मारूंगा अब, समझ रहा ठीक है। है सर। ऑनलाइन ठीक है। थप्पड़ का मतलब पहले ईमेल ईमेल करूंगा उसमें लिखूंगा स्लैप योरसेल्फ। ठीक है। क्लियर है। ओके सर अब क्लियर है। तो जो ये 14,600 का क्लोजिंग स्टॉक आया क्वांटिटी में, अब ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास बचा कितना, हमारे पास 4,600 पड़ा हुआ है 1.05 पे और 10,000 पड़ा हुआ है हमारे पास 1.125 वाला नया वाला। ठीक है। उसके बाद ये हमारा ओपनिंग हो गया। अगले वाले में कोई परचेज ही नहीं है। क्यों सर, क्योंकि जो भी हमने परचेज करनी थी वो परचेज 3 क्वार्टर में हो जाएगी, इसमें कोई परचेज नहीं होगी। तो 14,600 ही बचा हमारे पास। फोर्थ क्वार्टर में हमने कंज्यूम कितना करा 12,600। तो 12,600 हम करेंगे कंज्यूम। तो 14,600 में से 12,600 कंज्यूम किया, 2,000 हमारे पास बच गया। राइट। अब ये बताना है कि जब हमने 12,600 निकाला होगा फोर्थ क्वार्टर में, अब ये कैसे निकाला होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो थर्ड क्वार्टर का रेट पे होगा सर। क्या चीज। थर्ड क्वार्टर का जो परचेज है उसके हाँ रेट पे होगा। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर 12,600 निकाला है तो पहले इस 4,600 को हमने खत्म खत्म किया होगा और 4,600 को खत्म करने के बाद जो बचा होगा वो हमने 10,000 में से निकाला होगा। तो जो भी स्टॉक बचा वो आउट ऑफ दिस 10,000 ही आउट ऑफ दिस 10,000 ही बचेगा। सुजल, फोर्थ क्वार्टर में 12,600 निकाल रहे हैं तो यस पहले सर। 4,600 को इस्तेमाल करेंगे। हाँ उसके बाद जो बचेगा वो कहाँ से निकालेंगे। सर 10,000 वाले में से। तो इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो आउट ऑफ किस में से बचेगा, वो बचेगा हमारा वो हमारा 10,000 में से बचेगा। 10,000 वाले का रेट कितना था 1.125। तो 2,000 को 1.125 पे वैल्यू कर लिया। क्लियर है या नहीं यस सर क्लियर हो गया अब। एवरीवन। क्लियर सर। यस सर। राइट। तो ये क्वेश्चन अब आपको घर से पूरा खुद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसमें डाउट आ सकता है। ओके। तो ये हो गया हमारा। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन किया था आप लोगों ने या ये पेंडिंग है, देख लेते हैं चलो। फिफ्थ में कहता है कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है ए और बी और ये उम्मीद करती है कि ए की 15,000 क्वांटिटी बेचेगी और बी की 75,000 क्वांटिटी बेचेगी। इतना उतना एस्टिमेट किया हुआ है। जो सेलिंग का रेट होगा वो 30 रुपये और 16 का रेट होगा। मटेरियल पी क्यू आर इसमें यूज किए जाते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:5:2 इन दी प्रोडक्ट ए। जो प्रोडक्ट ए है उसमें 3 मटेरियल यूज होते हैं पी क्यू आर, उनका रेशो 3:5:2 है। इसका मतलब कि अगर सपोज 10 किलो का मटेरियल लगता है तो 3 किलो पी लगेगा और 5 किलो आपका क्यू लगेगा और 2 किलो आपका क्या लगेगा आर लगेगा। और बी में केवल 2 ही मटेरियल यूज करते हैं क्यू और आर, जिसका रेशो 1:2 में किया जाता है। अब आपको पूरे साल का एक्चुअल और पूरे साल का जो बजटेड है वो आपको दे रखा है। देखो जो ओपनिंग स्टॉक है बेटा वो तो एक्चुअल होगा,
क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वहां से निकालती हूँ। तो ये तो पूरा हमारे पास एक्चुअल है, और ओपनिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है सर, एक्चुअल होता है। जिस भी तरीके में जब भी हम क्या कर रहे हैं, कोई भी बना रहे हैं बजट, और उस बजट में अगर हम ओपनिंग स्टॉक यूज कर रहे हैं किसी भी चीज का, वो हमेशा क्या होता है, एक्चुअल होता है। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, मतलब कि वो टारगेट होता है जो आप करंट ईयर में अचीव करना चाहते हैं। तो मटेरियल पी का ओपनिंग स्टॉक 4000 है, क्यू का 3000 है, आर का 30000 है, और जो प्रोडक्ट ए है ये हमारे फिनिश गुड्स हैं, इसका ओपनिंग स्टॉक 3000 है, और बी का हमारे पास 4000 है। फिर इन्हीं का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। मटेरियल पी का मैं क्लोजिंग चाहिए 3000, मटेरियल क्यू का चाहिए 6000, आर का चाहिए 9000, और जो प्रोडक्ट ए और बी फिनिश गुड्स हैं इनका 1500 और 4500 चाहिए। और मटेरियल का रेट दे रखा है आपको, पी का रेट 12 रुपये है, और इसका 10 रुपये है, और इसका क्या नाम है 8 रुपये, ये रेट आपको दे दिया। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड द मटेरियल बजट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ द मटेरियल। सबसे पहले आप प्रोडक्शन निकालोगे। प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, किसी को याद है? एनीवन? Yes, sir. क्या होता है फॉर्मूला? The sales plus closing stock plus opening stock is equal to वेरी गुड। production. सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, वहां से प्रोडक्शन निकल जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो सेल्स गिवन है, देखो हमें क्वेश्चन के बिगिनिंग में गिवन थी। सेल्स है हमारे पास 15,000 किलो ए का और 75 किलो बी का, तो 15,000 और 75,000 हमारी सेल्स हो गई। उसमें क्लोजिंग स्टॉक प्लस किया, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 1500 और 4,500, ये प्लस कर दिया हमने। लेस कर दिया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें ये रखा 3,000 और 4,000, ये लेस कर दिया 3,000 4,000। ये करने के बाद हमारा प्रोडक्शन आ गया 13,500 और 75,500 का। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। ये बिल्कुल सिंपल है, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब हम बनाएंगे मटेरियल परचेज बजट, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान रखना है आपको, जो प्रोडक्शन है वो 13,500 आया है ए का, और 75,500 आया हमारा बी का। ये हमारा प्रोडक्शन है जो हमने ऊपर यहाँ से निकाला है। अब इसमें मटेरियल कितना कितना कंज्यूम होगा, क्या बोला था? ए में मटेरियल कंज्यूम होता है 3:5:2 में, 3:5:2 है, 3:5:2 में। अगर 10 लगेगा तो 3 वो लगेगा, 5 वो लगेगा, 2 वो लगेगा। अगर 1 लगेगा तो 0.3, 0.5, 0.2, मतलब वही है कि सेम आपका मतलब प्रोपोर्शन रहेगा। तो जो ये 13,500 है, इसमें कितना मटेरियल कंज्यूम होगा, तो इसको आप 3:5:2 में बांटोगे। 13,500 को 3:5:2 में बांट दिया, तो पी का हिस्सा आया 4050, क्यू का आया 6750, और आर का आया 2700। बी का प्रोडक्शन 75,500 होगा। इसमें केवल 2 ही मटेरियल लगेंगे, जो कि कौन से हैं, क्यू और आर, और इसका 1:2 आपको बोला हुआ था, ये बोला हुआ, इसमें 1:2 आपका लगेगा, तो उसको 1:2 में कर दिया हमने 75,500 को। तो ये 25,167 और 50,333 आ गई। तो 13,500 को 3:5:2 में बांटा है, और 75,500 को 1 और 2 में बांट दिया। तो ये करने के बाद हमारे पास टोटल कंजप्शन आ जाएगी मटेरियल की, पी की, क्यू की और आर की। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यस सर। उसके बाद जब कंजप्शन है और हमें परचेज निकालनी है, तो मटेरियल कंजप्शन से परचेज कैसे निकालते हैं? सेम वही फार्मूला, मटेरियल कंजप्शन में जो क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल का वो जोड़ दो, और जो ओपनिंग स्टॉक है उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब पी क्यू आर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ गिवन है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 3,000, 6,000, 9,000। इसको जोड़ दिया, देखो हमने 3,000, 6,000, 9,000, यहाँ से टोटल आ गया 7050 ये। फिर ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। ओपनिंग है आपका 4,000, 3,000 और कितना 30,000, ये आपको दिया हुआ था, ये रहा 4,000, 3,000, 30,000, ये आपको दिया हुआ है, तो ये आपने माइनस कर दिया। ये करने के बाद परचेस आ गई हमारी। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। उसके बाद आपको परचेस का रेट दिया हुआ है 12, 10, 8, परचेस की वैल्यू निकालनी है, तो 12, 10, 8 से इंटू कर दो। इंटू करने के बाद ये परचेस की वैल्यू आ गई, इसको जोड़ दिया तो टोटल परचेस की वैल्यू आ गई। बताओ क्लियर है या नहीं? सर। ये सर क्लियर है। ठीक है, तो ये भी कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, निपटाने हैं। फोर्थ खुद कर लोगे आप, कुछ नहीं कर रखा है इसमें, सिंपल आपको परचेस निकालनी है और रेट दे रखा है।
थर्ड भी अपने आप करोगे। इसमें ध्यान रखना पहले सेल्स की बने, सेल से निकलेगा प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बाद फिर निकलेगी परचेज, राइट। तो थर्ड भी अपने आप कर लेना, छोटा क्वेश्चन है। सेकंड हमने डिस्कस कर ही लिया था और फर्स्ट वाला भी डिस्कस कर ही लिया था। ओके, तो ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म। इसे कंप्लीट करो आज ही आज में। कल इंश्योरेंस क्लेम खत्म खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर परसों नया चैप्टर चालू करेंगे, अकाउंट्स और कॉस्टिंग जो भी क्लास होगी आपकी। और सर स्कैनर से क्या करना है सर, ये बजट के ऊपर? इसके अंदर का 2016 के बाद जितने भी आपके क्वेश्चन आए वो सारे करने हैं आपको। 2016, 17, 18, 19, 20 के जो भी होंगे वो सारे करने हैं, ठीक है। उसमें Okay, कोई sir. क्वेरी आएगी तो उसकी फिर डाउट क्लास रखेंगे, सेपरेटली रखेंगे। चलो तो कल मिलेंगे अब। सर वो आपने एचपीपी का देखा था किसका? सर, जो मैंने आपको बताया था इलस्ट्रेशन वाला? वो देखता हूँ आज देखता हूँ उसमें क्या आपका डाउट है। ठीक है, सर। ओके चलो। चलो बेटा, गुड बाय, कल मिलते हैं।